हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। आज है 26 सितंबर 2022। जितने भी क्वेश्चंस कल रात तक के सुर्खियों से बने हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए और देख लेते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज का थंबनेल आप लोग देख सकते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही मेहनती वाला वर्क और क्या क्या ये करती है वो सारा हम लोग बताएंगे अभी आपके लिए। अभी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ आपके लिए। चलिए सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की जो भी विश है जल्दी पूरी हो जाए, बस आप मेहनत करते रहिए। आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर आगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाती है तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम डेडिकेट होकर के हार्ड वर्क करके मेहनत करके और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, अगर ये आप आदत बना लो, हैबिचुअल हो जाओ इसके कि नहीं मुझे मेहनत करनी, अगर इसके बिना आपको नींद ना आए, अगर आप नहीं करते हो दिन में तो ये आपकी आदत बन जानी चाहिए। और अगर ये आपकी आदत है तो सक्सेस तो आपके द्वार आकर ही रहेगी। बस कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लेक्चर को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी जैसे भी हमारे इंस्टा से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है। इसकी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जा कर के आप उसको जोड़ सकते हैं वहाँ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं ये आपको बताना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए? दिलीप टर्की चुने गए हैं। कौन चुने गए गाइस? दिलीप टर्की जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन के लिए खाली इतना पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना कि बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो दिलीप टर्की चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2022 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? कह रहा है कि कब से कब तक चलेगा। पहले तो ये देख लेना, 2 अक्टूबर से 25 जनवरी, मतलब 2 अक्टूबर 2022 से 25 जनवरी 2023 तक ये चलने वाला है। 2023 तक ये महाकुंभ, जो खेल महाकुंभ है वो आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड के कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में ये होने वाला है और इसका जो आयोजन होगा वो 4 स्तरों पर होगा। इसका आयोजन 4 स्तरों पर होगा जिसमें न्याय पंचायत, विकास खंड, जिला और राज्य शामिल हैं। तो इन 4 स्तरों पर ये होने वाला है। और 25 जनवरी 2023 तक जो ये महाकुंभ चलेगा, इसमें क्या होगा? इसके अंतर्गत पारंपरिक खेल, इसमें जो खेल होंगे वो कैसे खेल होंगे? पारंपरिक खेल होंगे। पारंपरिक खेल कहने का मतलब है जैसे कि क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं उसको, गिल्ली डंडा हो गया, रस्सा कस्सी हो गई, ठीक है, और मुर्गा झपट हो गए। ये सारे जैसे खेल है इनका भी आयोजन इसमें किया जाएगा। अब ये पारंपरिक खेल का आयोजन किया जाएगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या है आयोजन करने का? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो ये सारे खेल है जो कहीं ना कहीं दब गए हैं, अब कहीं कोई नहीं पूछता है, तो इन खेलों को क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। इन खेलों को क्या करना है? पुनर्जीवित करना है और इन्हें प्रदर्शन खेल के रूप में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर जब होगा ये खेल तो उसमें विजेताओं को कैश यानी नगद पुरस्कार के साथ ही विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और इसका उद्घाटन करने के लिए जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी को क्या किया जा रहा है? उद्घाटन करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के कौन है? लेफ्टिनेंट, मैंने बता दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह, इन्हीं को बुलाया जा रहा है। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? पुष्कर धामी है। कौन है? पुष्कर धामी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है ये भी ध्यान रखिए। तो कितनी है? 70 सीट है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 21 सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया है?
किसका शुभारंभ किया है? भारत विद्या का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो किसने किया? निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ये कौन है? वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री। इन्होंने ही क्या किया? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये भी ध्यान रखना कि भारत विद्या क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ऑनलाइन सीखने का क्या है? एक प्लेटफॉर्म है ये। और इसका संबंध किससे है? इस भारत विद्या का संबंध किससे है? तो ओरिएंटोलॉजी से है। ओरिएंटोलॉजी से है। इसका मतलब क्या है ओरिएंटोलॉजी से? तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो भी पुरानी शिक्षाएं हैं, कला है, स्वदेशी शिक्षा से संबंधित, इसका संबंध किससे है? यही पुरानी शिक्षा, कला, स्वदेशी शिक्षा से संबंधित ओरिएंटोलॉजी, यानी इसका संबंध किससे? ओरिएंटोलॉजी से है। पुरानी शिक्षा, कला, स्वदेशी शिक्षा से है। और इस प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है, भारत विद्या जो प्लेटफॉर्म है, इसका निर्माण जो किया जा रहा है भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। पुणे के अंदर लॉन्च किया गया है। ये जो है भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है और इसी के अंदर इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कौन सा है? तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। यहाँ के सीएम जो है चंद्रशेखर राव, तो इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि क्या किया जाएगा? जो राज्य का नया सचिवालय है उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कर दिया जाएगा। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का निर्माण 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। अभी मैंने इसके बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में एक डिस्कस किया था क्वेश्चन, पंचतीर्थ के नाम से। याद होगा आप लोग को, पंचतीर्थ के नाम से, कि इनका जो है पंचतीर्थ के नाम से आपको बताया था कि ये एक क्या होगा? पंचतीर्थ, जो अम्बेडकर जी से संबंधित स्थान होंगे उनको क्या होगा? जोड़ा जाएगा। ये बताया था, शायद आपको याद हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा 2023 में? तो वह है साउथ अफ्रीका है। कौन सा है? साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में जो ब्रिक्स है, इसको तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, ब्रिक्स में स्टार्टिंग में 4 ही देश थे। ये यस नहीं था, केवल 4 थे। तो 2009 में क्या होता है? इसकी पहली सम्मेलन होता है इसका। 2009 में इसका फर्स्ट सम्मेलन होता है। कहाँ पे? रूस के एकातेरिनबर्ग में होता है। पहला सम्मेलन कहाँ होता है? रशिया के एकातेरिनबर्ग में होता है। और 2010 में क्या होता है? इसमें साउथ अफ्रीका भी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन कि साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था ब्रिक्स में? तो 2010 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना। और 2001 में ही ब्रिक्स की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी जिम ओ नील के द्वारा 2001 में ब्रिक्स की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी टोटल कितने हैं? ब्रिक्स में 5 देश हैं। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अभी ये 2023 में 15वां होने वाला है, यानी 13वां जो अध्यक्षता हुई वो इंडिया के द्वारा हुई, और 2014 की 2022 में जो हुई वो चाइना के द्वारा हुई, और 15वां 2023 में जो होगा वो किसके द्वारा होगा? साउथ अफ्रीका के द्वारा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा देश 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करने वाला है? भारत करेगा। कौन करेगा इसकी मेजबानी? भारत करेगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। क्या कह रहा है कि कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा भारत करेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये आपके यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मसाला बॉन्ड के संदर्भ में मसाला, और हाँ ये क्वेश्चन मैंने बताया था कहाँ पर, 1 मिनट, कि भारत कर रहा है इसकी मेज़बानी। तो भारत के कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। ये भी ध्यान रखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, शायद यही पूछ ले कहाँ पर होगा। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे बताना कौन से सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि ये रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं। यह एक भारतीय संस्था द्वारा विदेशी बाजारों में, किसके द्वारा, भारतीय संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, विदेशी बाजारों में पैसा जुटाने के लिए जारी किया जाता है। भारतीय संस्था द्वारा विदेशी बाजार में पैसा जुटाने के लिए ये बॉन्ड जारी किया जाता है और एक ये ऋण साधन है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत में एक बुनियादी ढांचा परियोजना को निधि देने के लिए 2014 में विश्व बैंक द्वारा यह मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। वर्ल्ड बैंक द्वारा कब, 2014 में ये जारी किया गया था। इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये बॉन्ड केवल ऐसे देश के निवासी को जारी किए जाते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। तो ये बॉन्ड उन्हीं को जारी किया जाएगा जो FATF के सदस्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो क्या हुआ था, मसाला बॉन्ड क्या होता है, जैसा कि पहला स्टेटमेंट आपने देखा कि मसाला बॉन्ड क्या होता है। तो मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं। मसाला बॉन्ड क्या होता है, भारत के बाहर जारी किया जाने वाला बॉन्ड होता है, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में इसको क्या किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। ये आपको लाइन समझ में आ गई। रिपीटिंग माय लाइन, क्या कि मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें क्या किया जाता है, भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है। और डॉलर बॉन्ड के विपरीत मसाला बॉन्ड में निवेशकों को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जोखिम उठाना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान कर देना। और सेकंड स्टेटमेंट जैसा इसने कहा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या होता है, नवंबर 2014 में वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा, वर्ल्ड बैंक के किसके, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। पहला 2014 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के द्वारा ये बॉन्ड जारी किया गया था। और 2019 में, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 2019 में केरल जो होता है, केरल ये रुपए के मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है। हाइफा दिवस प्रतिवर्ष मतलब कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तो पता चल गया 23 सितंबर को मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं ये भी जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है। इस बार जो है 23 सितंबर को इसकी जो है 104 मतलब 104 नंबर की वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये हाइफा दिवस मनाते क्यों हैं, तो हाइफा दिवस जो है ये उन 2 घुड़सवार ब्रिगेडों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया था, इसी के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में तुर्की और जर्मन सेना से क्या किया था, इज़राइल में एक शहर है हाइफा, उसको मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश जनरल उस समय एडमंड एलनबी के तहत लड़ाई लड़ी थी। किसके, एडमंड एलनबी के तहत लड़ाई लड़ी थी 1918 में। तुर्की जर्मन सेना से क्या किया था, इजरायली का शहर है हाइफा, उसको मुक्त कराने के लिए कौन, 2 भारतीय घुड़सवार ब्रिगेडों को याद करने के लिए ये क्या किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो 1918 में वही हाइफा की लड़ाई में जो शहर को आज़ाद कराने के लिए जिनकी प्राणों की आहुति जिसने दी थी, उन्हीं भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ के PM कौन है इजराइल के, तो नेफ्ताली बेनेट है। कौन है, नेफ्ताली बेनेट। यहाँ के जो है नेफ्ताली बेनेट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये किसने की है, तो इन्होंने ये जो है 23 सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो वो कौन है, छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ द्वारा 23 सितंबर 2022 को अभी ये क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। कौन, CM भूपेश बघेल है। यहाँ के CM कौन है, भूपेश बघेल है। तो इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट की गई है।
और किस लिए स्टार्ट की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूल्स कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, मैं लिख दे रही हूँ बैड टच, गुड टच। ये जो गुड टच बैड टच होता है, साइबर क्राइम होता है, यौन शोषण होता है, इन सभी के बारे में क्या करना है, उन छात्राओं को जागरूक करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो बहुत ही बढ़िया योजना इन्होंने स्टार्ट की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हमर बेटी हमर मान स्टार्ट किया गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने और भी योजनाएं बताई थी, आपको याद भी होगा, जैसे कि मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। जैसे कि है कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। इसमें ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। 5,000 रुपये दूसरी संतान के जन्म होने पर क्या करते मिलते हैं, दूसरी संतान पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी एक और योजना स्टार्ट हुई थी, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। ये भी कहाँ की है? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। एक अभी जो 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व है, नवीनतम जो टाइगर रिजर्व कहलाता है, वो छत्तीसगढ़ का ही है, गुरु घासीदास। कौन सा है? गुरु घासीदास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए गए हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजीव बहल को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किसे किया गया? डॉक्टर राजीव बहल को ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एम का मतलब होता है मेडिकल, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, 1911 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो नियुक्ति हुई है ये कितने साल के लिए हुई? 3 इयर्स के लिए हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का जैसा थंबनेल था उसको हम लोग डिस्कस कर लें, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आज का जो ये है इसको डिस्कस करते हैं। आज का नहीं, जो हमारा पुराना है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का? असमिया का है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान। 21 सितंबर 2022 को REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को किया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। 1098 हेल्पलाइन नंबर किससे संबंधित है? बच्चों की हेल्पलाइन से संबंधित है। 1997 का विनीत नारायण मामला किससे संबंधित है? CBI में सुधार से संबंधित है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में, बताया था मैंने। किसे एशिया पाम ऑयल का पहला अध्यक्ष चुना गया? अतुल चतुर्वेदी को। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने वाली सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड पर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग थंबनेल की जो है कहानी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इनके बारे में हमें डिस्कस करना था। इनका नाम है नारायणी, एक टीचर हैं और ये जो हैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 4:30 बजे ये मॉर्निंग में क्या करती हैं? निकलती हैं नंगे पाँव, पैर में कुछ भी नहीं रहता है, नंगे पाँव ये निकलती हैं 4:30 बजे और ये पढ़ाने जाती हैं। वो भी एकदम पैदल, कोई भी किसी भी व्हीकल से नहीं, पैदल ये जाती हैं। और 25 किलोमीटर ये डेली का सफ़र करती हैं। 25 किलोमीटर ये पैदल जाती हैं और 4:30 बजे निकलती हैं और क्या करती हैं? अपना ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। तो होम ट्यूशन देती हैं, कोई घर घर जा कर के ट्यूशन देती हैं। 25 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ से वो पहला घर जो इनका स्टार्ट होता है वो 6:30 बजे से स्टार्ट होता है। फिर वो कंटिन्यू अपना पढ़ाते चली जाती हैं और लास्ट में एकदम रात में ये घर पर लौटती हैं। ये जो हैं ये केवल 10वीं क्लास तक पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, 10वीं क्लास तक पढ़ी हैं। और 15 साल की जब ये थी तभी से इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये 4 भाषाएं जैसे इंग्लिश हो गया, मलयालम हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सारा जानती हैं और यही ये पढ़ाती हैं। तो पिछले 50 साल से ये पढ़ा रही हैं। ये आपको देखना है कितना डेडिकेशन है। 65 साल की हो चुकी हैं, 65 वर्ष की हैं और अभी भी लगते कौन चल पाएगा इतना दूर, बट ये 25 किलोमीटर पैदल चल करके जाती हैं। इनकी भी प्रॉब्लम है, इनके हस्बैंड जो हैं बेड रेस्ट पे हैं, ये
वो काम के लायक नहीं है, इनके जो बच्चे हैं वो इनके बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है, और इनके हस्बैंड बेड रेस्ट कर रहे हैं, बेड रेस्ट पर हैं, तो इन्हें ये सारा काम अपना गुजारा करने के लिए ये काम करना पड़ता है। तो बहुत ही डेडिकेटेड लोगों को सीखना चाहिए इनके डेडिकेशन से। जो बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते और टीचर्स के लिए भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं, तो उनके लिए मिसाल है नारायणी शिक्षिका। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं कोई नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल। हाँ, एक बात और कि हम लोगों ने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, तो कुछ दिन मैं उसको ब्रेक ले रही हूँ, थोड़ी सी हेल्थ इशू है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं कंफर्टेबल फील करूँगी तो मैं उसको रीस्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, चल जा रहा है वही बहुत है। तो इसको क्या करिए, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर किया करिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखें। थैंक यू सो मच।